हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज जो कि आपके लिए स्टार्ट की थी। वो कौन सी सीरीज है भाई? विटामिन मल्टी विटामिन सीरीज। मल्टी विटामिन सीरीज नाम से एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में अपन क्या पढ़ने वाला है? सबसे पहले करंट अफेयर का जो चर्चा का विषय है, वो करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला और संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी से भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो हमारे इस चैनल के ऊपर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना जरूर ना भूले। ठीक है, कमेंट जरूर डालना आपको। तो राजस्थान करंट अफेयर, सबसे पहला जो अपना राजस्थान करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। देखो, वैज्ञानिक सफलता यानी देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया, मिला राज प्रथमा नाम। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ने भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से बड़ी सफलता हासिल की है। बीकानेर के अश्व उत्पादन परिसर में शुक्रवार को देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत संचालित अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने इस सफलता से उत्साहित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है? सफल सफल रही भ्रूण स्थानांतरित तकनीक में भ्रूण स्थानांतरित प्रौद्योगिकी में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था यानी गर्भाधान के 7.5 दिन बाद एक निषेचित भ्रूण को दाता घोड़ी से एकत्रित किया गया। इससे प्राप्तकर्ता घोड़ी सैरोगेट मदर के गर्भाशय में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। नियत समय से लगभग 11 महीने बाद सैरोगेट घोड़ी ने एक स्वस्थ बछड़ी को जन्म दिया। बछड़ी को मिला राजप्रथमा नाम। ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, ये एग्जाम में बनने वाला सवाल है, ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, बछड़ी का क्या नाम था? राज प्रथमा नाम दिया गया, ये आपको याद रखना। इतनी सारे जो भी अपने पढ़े इतनी सारी चीजों में इंपॉर्टेंट है कि आपको राज प्रथमा जो है उसका नाम रखा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। भ्रूण स्थानांतरण से पैदा देश की पहली मारवाड़ी बछड़ी का नाम वैज्ञानिकों ने राज प्रथमा रखा है। ठीक है, इनका जन्म के समय जो वजन था वो 23 kg यानी 23 किलो था। कितना था भाई? 23 किलो। अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। ठीक है, अब अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर की अगर बात करते तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब? 1989 में, यानी 1989 के अंदर हुई थी। जबकि अश्व अनुसंधान का जो मुख्य केंद्र वो हरियाणा के हिसार के अंदर है। क्या भाई? हरियाणा के हिसार के अंदर है। और उसका उप परिसर जो है वो बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी अगली स्लाइड जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हम राजस्थान के कला और इतिहास का जो टॉपिक है हमारा रामदेव जी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आने वाले तथ्य उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रामदेव जी, रामदेव जी लोक देवताओं में एक प्रमुख अवतारी पुरुष है। ठीक है, समाज सुधार के रूप में रामदेव जी की ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है। और राजस्थान के पंचपीर पापूजी, हड़पूजी, रामदेव जी, मांगलिया जी और महाजी, ठीक है, ये राजस्थान के पंचपीर में जो शामिल है लोक देवता, एक तो पापूजी, एक हड़पूजी, रामदेव जी, मांगलिया और महाजी। ठीक है, मांगलिया महाजी, ये पंचपीर हो गए अपने जो कि राजस्थान के पंचपीर में शामिल है। हाँ, रामदेव जी का जो जीवन परिचय है, उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था। ठीक है, रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव के अंदर कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बनने लायक है। इसी एक तो तिथि भी याद रखना है, कौन से गांव में हुआ और कौन सी तहसील में हुआ, ये भी आपसे पूछा जाएगा। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर वंशी है तथा माता का नाम मेणाद है। ये आपको याद रखना कि रामदेव जी की माताजी का नाम मेणाद है जबकि पिताजी का नाम जो है अजमाल जी है। ठीक है, कौन से वंश से है? तो तंवर वंशी है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बनने वाला सवाल है। दूसरा, रामदेव जी जो है क्या अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी रामसा पीर और रुणेचारा धनी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से भी जाने जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। रामदेव जी का जो विवाह अमरकोट के यानी वर्तमान ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अमरकोट जो है वर्तमान काम है पाकिस्तान के अंदर, बंटवारे के बाद अमरकोट पाकिस्तान में चला गया।
सोड़ा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था भाई? नेतलदे के साथ हुआ था, ठीक है। तो रामदेव जी की जो पत्नी का नाम है नेतलदे। देखो एग्जामिनर जो है ना, लोक देवताओं की पत्नियों के सवाल जरूर पूछता है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे है, तो ऐसे वो सारे लोक देवता की पत्नियों को सुमेलित करने वाला दे देगा तो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जितने भी लोक देवता उनकी पत्नियों के नाम आप जरूर याद करना, और माता और उनके पिता के नाम भी आप जरूर याद कर लेना, एग्जाम में बनने वाले सवाल है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था और इनके भाई का नाम वीरमदेव था। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है, ठीक है। और रामदेव जी के जो गुरु है वो कौन है? बालीनाथ जी है, ठीक है। और रामदेव जी के एक मौसेरे भाई हड़पू जी, उनके गुरु भी बालीनाथ है। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण का इलाका दिया था। उसके बाद रामदेव जी ने पोखरण को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने पश्चिम भारत में मतांतरण व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। भैरव राक्षस, लखी बंजारा, रत्ना रायका का संबंध रामदेव जी से। भैरव राक्षस से जो युद्ध लड़ा था रामदेव जी ने, ठीक है। दूसरा, लखी बंजारा और रत्ना रायका जो है ये इनके रामदेव जी के सहयोगी थे। कौन थे भाई? रामदेव जी के सहयोगी थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन अपने काम की नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। तंवर वंशी अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ूकासमेर गांव में हुआ था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन्हीं मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है और बाल्य अवस्था में सातलमेर पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नामक कुर राक्षस का अंत करके वहां के लोगों की अराजकता और आतंक से मुक्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया था ना, भैरव राक्षस का जो संबंध है वो रामदेव जी से ही है, ठीक है। नेक्स्ट, रामदेव जी के भक्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी के भक्त यानी रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बस, कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिकिया कहलाते हैं। इस लाइन में ये इंपॉर्टेंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर मुसलमान रामशाह पीर के रूप में इनको पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रामदेव जी के प्रिय भक्त यात्री जात्रु कहलाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रामदेव जी के जो प्रिय भक्त यात्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जात्रु कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया जन जागरण अभियान जामा जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जामा जागरण। रामदेव जी के फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई रामदेव जी के फड़ का वाचन कौन करते? कामड़ जाति के लोग करते। दूसरा, जो कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब रामदेव जी की मेला की चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी का मेला कब लगता है और कहाँ लगता है? रामदेव जी का मेला जो लगता है रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर जिले में पोखरण तहसील में रामदेव जी की समाधि है और रामदेव जी का भव्य मंदिर भी है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से बाबारी बेस एकादशी तक इनका मेला लगता है, ठीक है। रामदेव जी के रुनेचे के अंदर इनका मेला लगता है। कब से कब तक लगता है? ये इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? तो रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा यानी नेजा फहराई जाती है। ये जो नेजा का सवाल है फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ कि नेजा क्या है, तो नेजा रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। ये भी आपको याद रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ, ठीक है। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध करके पोखरण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उससे मुक्ति दिलाई थी, ठीक है। भैरव राक्षस का जो वध किया था वो रामदेव जी ने किया था। लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी के, ये भी आपको याद रखना कि सबसे लंबे गीत जो है लोक देवता में किसके है? भी रामदेव जी के, ठीक है। और जबकि लोक देवियों की बात करें तो सबसे लंबा गीत जो है वो जीर्ण माता का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रामदेव जी के मेले का आकर्षण तेराताली नृत्य है। कौन सा नृत्य? तेराताली नृत्य, जिसे कामड़िया जाति के लोग प्रस्तुत करते हैं। रामदेव जी का नाम भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। यानी रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जम्मा कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। जिसे हमारे वो होता है ना रात्रि जोगा, उसी टाइप से इसे जम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। वो रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले
यानी चरण चिन्ह बनाकर पूजा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। रामदेव जी के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, बिराटिया पाली, सूरता खेड़ा चित्तौड़ और छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रामसरोवर पाल यानी रुनेचा में समाधि ली थी रामदेव जी ने। इनकी धर्मबहन डालीबाई ने यहाँ पर उनकी आज्ञा से एक दिन पहले जल समाधि ली थी, और डालीबाई का जो मंदिर है इनकी समाधि के बिल्कुल समीप बना हुआ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर बढ़ते कि रामदेव जी से जो महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में छपने वाले हैं या एग्जाम में आ चुके हैं, उन तथ्यों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो मुसलमान बने हिंदुओं को शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म से दीक्षित करना था। अजमाल जी की पत्नी मैनादी श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्र वीरमदेव और रामदेव जी को जन्म दिया था, ठीक है। भगवान द्वारकाधीश की तपस्या के फलस्वरूप जन्म लेने के कारण लोक कथाओं में दोनों भाइयों को बलराम और कृष्ण का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार किसे माना जाता है? वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है, जबकि कृष्ण का अवतार जो है रामदेव जी को माना जाता है। रामदेव जी हड़पू जी और पापू जी के समकालीन थे। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी की धर्म बहन बनाया था। धर्म बहन किसे बनाया था भाई रामदेव जी ने? तो डालीबाई को बनाया था। डालीबाई ने रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पहले समाधि ग्रहण की थी, और रामदेव जी की सगी बहन का नाम सुगनाबाई था। क्या था भाई? रामदेव जी की जो सगी बहन थी उसका नाम सुगनाबाई था। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है? सुगनाबाई का जो विवाह पुंगलगढ़ के पढ़ियार राव विजय सिंह से हुआ था भाई। सुगनाबाई का जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? बीकानेर के विजय सिंह से, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ ब्यावड़े भक्तों द्वारा बांची जाती है, ठीक है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, अविश्वास प्रकट किया तथा जाति प्रथा का विरोध करते हुए हरिजनों को गले का हार, मोती और मूंगा बताते, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रामदेव जी के द्वारा चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। मक्का से आए हुए 5 पीरों द्वारा जब रामदेव जी के चमत्कारों को देखा तो कहा मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरा का पीर। तो रामदेव जी द्वारा इन 5 पीरों को पर्चा यानी चमत्कार को पंचपीपली नामक स्थान पर दिया था। ये स्थान रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर है। तो इस पूरी लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट नजर आता है, ये स्थान आपको नजर आता है कि भाई जो रामदेव जी से जो 5 पीर मिले थे वो कौन से स्थान पर मिले थे, उनको जो पर्चा दिया था वो कौन से स्थान पर दिया था। तो ये स्थान आपको याद रखना है, पंचपीपली, ठीक है। ये रामदेवरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, पंचपीपली में एक बावड़ी भी है जिसे पर्चा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। पर्चा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्चा बावड़ी का संबंध कौन से लोक देवता से है? तो रामदेव जी से है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये घटनाएं जो होती है अक्सर इनकी तिथियां पूछ ली जाती है आपसे, और हर एग्जाम में अगर देखोगे तो एक तिथि एक हत्याकांड जरूर आपसे पूछा जाता है। तो उसका स्थान पूछ लिया जाता है या उसकी तिथि जो है कब हुआ था वो पूछ लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो पहला हत्याकांड है अपना, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। याद रखना आपको, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। नीमड़ा हत्याकांड जो कि विजयनगर में हुआ था 7 मार्च 1922 को हुआ था। भाई नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को हुआ था। जबकि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था अपना? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को। जबकि डाबी हत्याकांड जो हुआ था वो बूंदी से संबंध है। डाबी हत्याकांड का कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 को, ठीक है। नेक्स्ट, गोविंदपुरा कांड जो कि चित्तौड़ में हुआ था, कब हुआ था? तिथि 13 जुलाई 1923, ठीक है। गोविंदपुरा कांड का जो संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से है। और कब हुआ था ये जो हुआ था अपना 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, अगले हत्याकांड की ओर बढ़ते। अगला हत्याकांड क्या है? निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को। सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है, सबसे ज्यादा हत्याकांड ये एग्जाम में छपा हुआ। निमुचना का जो संबंध है कौन से जिले से है? तो ये आपको रखना है अलवर से है, ठीक है। कहां से इनका संबंध? अलवर से है। बीकानेर षड्यंत्र केस 13 जनवरी 1932 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 13 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे
बढ़ते अगली स्लाइड पे, क्या है, डोगरा कांड। ये भी एग्जाम में आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आरपीएससी ने अपने जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, मेरे से लगभग, हाँ फर्स्ट ग्रेड का पेपर ही था, उसमें ये सवाल आया था। डोगरा कांड अजमेर, डोगरा कांड का संबंध कहाँ से, पहले तो आपको ये याद रखना है, अजमेर जिले से। दूसरा, डोगरा कांड हुआ कब था, 4 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था भाई, डोगरा कांड जो हुआ था 4 अप्रैल 1935 को। डोगरा कांड का जो संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से, अजमेर जिले से है। नेक्स्ट, चंडावल घटना पाली मारवाड़ में हुई थी। कब हुई थी, 28 मार्च 1942 को हुई थी। कब हुई थी भाई, 28 मार्च 1942 को। दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ था, 2 जून 1945 को हुआ था। 2 जून 1945 को। और कौन सी रियासत में हुआ था, तो बीकानेर रियासत में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था भाई, बीकानेर रियासत के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, सागरमल गोपा हत्याकांड जो कि जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1946 को। कब हुआ था भाई, 4 अप्रैल 1946 को, कि केरोसिन डाल के जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट, कांगड़ कांड जो कि बीकानेर में हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ है, ये पटवारी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। करसना दिवस मारवाड़, ये सेकंड ग्रेड का जो टीचर एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ। करसना दिवस कहाँ मनाया गया, कि मारवाड़ प्रजामंडल से इसका संबंध है। कब हुआ था ये, 1936 के अंदर हुआ था, ठीक है। बिरबल कांड, ये भी पटवारी एग्जाम में पूछा हुआ। 2016 का पटवारी पेपर उठा के देखोगे आप तो उसमें छपा हुआ क्वेश्चन। बिरबल कांड जो कि रायसीन नगर कांड 1 जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ था भाई, 1 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट, बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, तो बिरबल दिवस जो मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। डाबड़ा कांड का हुआ था डीडवाना नागौर के अंदर, 13 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है। 13 मार्च 1947 को। तस्सीमो कांड धौलपुर जो कि 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आरएसएससी बोर्ड राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तस्सीमो कांड का संबंध कौन से जिले से, धौलपुर जिले से। कब हुआ था, 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। पूनावाड़ा कांड जो कि डूंगरपुर से संबंधित है, कब हुआ था, 30 मई 1947 को हुआ था। रास्तापाल कांड, ये तो अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि रास्तापाल कांड का संबंध कौन से जिले से है, तो डूंगरपुर जिले से। कौन से सन में हुआ था, तो 1947 में हुआ था। अगर डे और मंथ भी पूछ ले तो 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड हुआ था, ठीक है। और रास्तापाल कांड का संबंध कालीबाई से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब राजस्थान के भूगोल से मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो खेजड़ी वृक्ष का लाया हूँ। इससे अक्सर सवाल आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, आप सभी जानते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कब दिया था, आपको याद रखना, 31 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान का जो खेजड़ी है उसको राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आईएमपी अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है इसको आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम कई बार पूछा हुआ, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये भी पूछा हुआ सवाल है। खेजड़ी के उपनाम जैसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का कल्पतरु भी कहा जाता है, थार का वृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी में क्षेत्र में दिखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे जिले के हिसाब से बात कर ले तो नागौर जिले में सबसे सर्वाधिक वृक्ष मिलेंगे आपको खेजड़ी के। सर्वाधिक वृक्ष खेजड़ी के कौन से जिले में है, तो नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, खेजड़ी का उपनाम मैंने आपको जैसे बता ही दिया था, ये आपने पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया था। खेजड़ी की पूजा विजयदशमी यानी दशहरे पर की जाती है। कब की जाती है, दशहरे के ऊपर की जाती है। खेजड़ी को विश्नोई समुदाय के लोग समी और हरियाणवी में वे वृक्ष, समी तथा हरियाणवी वे पंजाबी में से जांटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जांटी के नाम से, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा में क्या, बन्नी यानी पेबमे के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में कांडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में सीमड़ों के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीमड़ों के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी के जो फल होते हैं यानी जो फली होती है उसे सांगरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, उसे सांगरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खेजड़ी की हली, खेजड़ी की हरी फलियों को सांगरी कहते हैं जो कि सब्जी बनाने के काम आती है। खेजड़ी की सूखी फलियों को खोका कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। खेजड़ी की जो सूखी फलियां होती है उसे खोका के नाम से जाना जाता है। जो खाने के काम आती है, जो सूखा मेवा है। खेजड़ी की पत्तियों को लूंग या लूम के नामक पशुओं का चारा बनता है, ठीक है।
खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में हरा रहता है। ये आपको याद रखना है। देखो कितना अच्छा तथ्य है कि कौन से महीने के अंदर हरा रहता है, तो जो ज्येष्ठ का महीना होता है उसके अंदर हरा रहता है। अमृता देवी ने ये बलिदान 363 लोगों के साथ जोधपुर में खेजड़ली गांव के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष के लिए जो बलिदान दिया था वो 363 लोगों ने दिया था। और कब दिया था? भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। भाद्रपद शुक्ल को दशमी को ही तेजा दशमी भी मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी जो आपकी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। अमृता देवी रामोजी विश्नोई की पत्नी थी और विष्णु संप्रदाय में दिया गया बलिदान शाखा या खड़ाना कहलाता है। ये सवाल पूछा हुआ भी आपको याद रखना है। विष्णु समाज के अंदर जो बलिदान दिया जाता है वृक्षों के लिए वो खड़ाना कहलाता है। ठीक है, इस बलिदान के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह था और अभय सिंह के आदेश पर उसके हाकिम गिरधर दास ने 363 लोगों की हत्या कर दी थी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है भाई? खेजड़ली जोधपुर में लगता है। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और ये प्रथम खेजड़ली दिवस, खेजड़ली मेला जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था भाई? 1978 में हुआ था, आपको याद रखना है। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है और अमृता देवी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1994 में हुई थी। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 के अंदर हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पुरस्कार के तहत संस्था को 1 लाख व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। संस्था के तहत संस्था को तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, सॉरी, संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, व्यक्ति को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा के उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को 1 लाख रुपए और वन विकास संरक्षण सुरक्षा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कन्हैयालाल सेठिया की कृति मिंजर खेजड़ी से वृक्ष से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की जो कृति है मिंजर, वो खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित है। पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम समय भी गांडीव धनुष इसी पेड़ यानी वृक्ष, गांडीव धनुष इसी पेड़ के नीचे छुपाए थे, इसी वृक्ष में छुपाए थे, ये भी आपको याद रखना। कौन से वृक्ष के नीचे छुपाए थे भाई? खेजड़ी के वृक्ष में छुपाए थे गांडीव जो धनुष वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। समी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की संविदा के लिए पवित्र मानी जाती है और वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की जो आयु बताई वो 5,000 वर्ष बताई, ये भी आपको याद रखना। तो नेक्स्ट, राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष अजमेर के मांगल्यावास में मिले जिसकी आयु 1,000 वर्ष मानी गई है। ठीक है, सेलेस्ट्रेला ग्लायोकोमा नामक 2 कीड़े जो कि खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। कौन से कीड़े जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, खेजड़ी वृक्षों के लिए बलिदान, खेजड़ी वृक्षों के बलिदान सर्वप्रथम 1730 में दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अमृता देवी द्वारा दिया गया। 363 लोग जो कि इस हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अमृता देवी पुरस्कार पाली जिले के गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? गंगाराम विश्नोई को दिया गया, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2017 में पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रागिनी शाह बांसवाड़ा को 50,000 रुपए और प्रशस्ति दिया गया था। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2018 में वन सुरक्षा प्रबंध समिति पंचायत ग्राम स्तरीय संस्थाओं की श्रेणी में कल्पतरु संस्थान के साथ ही चित्तौड़ की संस्था को भी अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। दोनों संस्थाओं को इस पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए की राशि एवं प्रमाण पत्र आदि दिए गए। रुख बायला का संबंध जो है वो वृक्ष मित्र से, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और तथ्य बता देता हूँ। ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा का जो अभियान है वो कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन खेजड़ा जो अभियान हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी आपको याद रखना कि ऑपरेशन खेजड़ा कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।